डिवोर्स अभी पेंडिंग ही है और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपकी जो सेकंड वाइफ है वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएगी कि उसका कानूनी कोई स्टेटस नहीं होगा। सो उन्होंने समझाया कि सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्लियरली ये बात कहता है कि स्पाउस के जिंदा रहते हुए आपकी सेकंड मैरिज वॉइड एब इनिशियो है। क्लाइंट को लग रहा था कि अगर वो इमोशनली मूव ऑन कर चुका है और उसकी फैमिली भी चाहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करे, शादी करे, तो इसमें गलत क्या है कि मैम डिवोर्स केस तो बहुत लंबा चलेगा बट घर वाले भी ज़िद कर रहे हैं और मुझे सेकंड मैरिज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैंने उसे ये भी समझाया कि कल ना अगर कोई बच्चा होता है, आप उसके स्कूल में उसको रजिस्टर कराने जाएंगे या आप अपना पासपोर्ट बनवाएंगे, कहीं इकट्ठे ट्रैवल करेंगे, उन सब डॉक्यूमेंटेशन में स्पाउस का नाम आएगा और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को छुपाना प्रैक्टिकली पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। कि मान लीजिए आपकी ये सेकंड मैरिज भी नहीं चलती, अब अगर सेकंड मैरिज भी नहीं चलती है तो आप अपनी सेकंड वाइफ को क्रिमिनल लिटिगेशन और अपने ऊपर चार्जेस उसके हाथ में थमा के आएंगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व हुई ही नहीं थी, उससे पहले आपने सेकंड मैरिज कर ली। कि नहीं मैम, अगर मैं प्रूफ नहीं क्रिएट करके रखूं तो मेरी सेकंड मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है। डिवोर्स अभी पेंडिंग ही है और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। ये क्वेरी मेरे पास पहले भी बहुत बार आई, बट इस बार जो क्लाइंट आया वो बहुत परसिस्टेंट था। ही केप्ट ऑन आस्किंग मी एंड इनफैक्ट मुझे इंटरनेट पे अपनी रिसर्च के बारे में बता के कि नहीं मैम, अगर मैं प्रूफ नहीं क्रिएट करके रखूं तो मेरी सेकंड मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, मैंने उससे बात की, उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी एक ही है। लॉ इस मामले में एब्सोल्युटली क्लियर है। पहली शादी जब तक कोर्ट डिक्री से डिसॉल्व नहीं होती या आपका स्पाउस अलाइव है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मेरा क्लाइंट बिजनेस बैकग्राउंड से था, कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई खास ऑर्डर्स नहीं थे, मेंटेनेंस भी फिक्स नहीं हो पाई थी बिकॉज सैलरी का कोई प्रूफ नहीं था। शायद इस वजह से वो कोर्ट को बहुत लाइटली लेने लगा था। तो वन फाइन डे ही कम्स टू माई ऑफिस एंड ही टेल्स मी कि मैम डिवोर्स केस तो बहुत लंबा चलेगा बट घर वाले भी ज़िद कर रहे हैं और मुझे सेकंड मैरिज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और मैंने भी रिसर्च की है तो अगर मैं इस शादी का कोई प्रूफ ना रखूं तो पनिशमेंट का कोई स्कोप नहीं है। अब मैं ये सिनेरियो पहले भी देख चुकी थी, तो देयर वर मेनी वेज मैंने उसको समझाने की कोशिश की। सेक्शन 494 आईपीसी का वो समझाया कि जेल हो सकती है, शादी का प्रूफ मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो सोच रहा है, बट ही वॉज वेरी परसिस्टेंट। उसको लग रहा था कि मैं उसे एक ईजियर वे आउट बता नहीं रही हूँ। मेरे क्लाइंट को लग रहा था कि अगर वो इमोशनली मूव ऑन कर चुका है और उसकी फैमिली भी चाहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करे, शादी करे, तो इसमें गलत क्या है, बिकॉज केस को तो बहुत साल लगने वाले थे। ऐसे सिचुएशन में क्लाइंट को सिर्फ लीगल एडवाइस नहीं, एक रियलिटी चेक भी चाहिए होता है, फोरसाइट भी चाहिए होता है और थोड़ी क्लैरिटी की भी ज़रूरत होती है। मैंने उसे लीगल प्रोविजंस बताए जिनसे वो बहुत ज़्यादा सहमत नहीं था। मैंने उसे 494 आईपीसी के बारे में बताया, बट उसने कहा नहीं, मैं लीगल रिसर्च करके आया हूँ, मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे कि अगर मेरी शादी का प्रूफ नहीं मिलेगा तो मेरे को कोई सज़ा नहीं हो सकती। मैंने उसे ये भी समझाया कि कल ना अगर कोई बच्चा होता है, आप उसके स्कूल में उसको रजिस्टर कराने जाएंगे या आप अपना पासपोर्ट बनवाएंगे, कहीं इकट्ठे ट्रैवल करेंगे, उन सब डॉक्यूमेंटेशन में स्पाउस का नाम आएगा और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को छुपाना प्रैक्टिकली पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। बट फिर भी मेरा क्लाइंट बात समझने के लिए तैयार नहीं था। इवेंचुअली मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करके देखें कि आपकी सेकंड मैरिज भी अनफॉर्चुनेटली किसी रफ स्पॉट में आ जाती है एंड आपकी अपनी सेकंड वाइफ से भी नहीं बनती। इन दैट सिनेरियो क्या होगा? मैंने उन्हें समझाया कि सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्लियरली ये बात कहता है
आपके स्पाउस के जिंदा रहते हुए आपकी सेकंड मैरिज वॉइड ab initio है। वॉइड ab initio का मतलब बहुत सिंपल है कि वो कभी शादी मानी ही नहीं जाएगी, वो शुरुआत से ही निरस्त मानी जाएगी, उसे निरस्त किया नहीं जाएगा, वो निरस्त ही होगी फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ इट। और इसका उनकी सेकंड वाइफ के राइट्स के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ सकता है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपकी जो सेकंड वाइफ है वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएगी कि उसका कानूनी कोई स्टेटस नहीं होगा, सोशली भले वो दुनिया में ये डिक्लेयर करके आपके साथ रहे कि आप लोगों की शादी हो चुकी है, बट कानूनी रूप में वो शादी कहीं स्टैंड नहीं करेगी। स्टिल ही वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड। फिर मैंने उन्हें समझाया कि चलिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, या चलिए आप एक सिनारियो सोचिए कि मान लीजिए आपकी ये सेकंड मैरिज भी नहीं चलती। अब अगर सेकंड मैरिज भी नहीं चलती है तो आप अपनी सेकंड वाइफ को क्रिमिनल लिटिगेशन और अपने ऊपर चार्जेस उसके हाथ में थमा के आएंगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व हुई ही नहीं थी, उससे पहले आपने सेकंड मैरिज कर ली। वहाँ आपको एज अ मैरिड हस्बैंड होने की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जो सेकंड वाइफ होगी उसका मैरिटल स्टेटस ना होने के बावजूद भी वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर कवर होकर आपके ऊपर सब केसेस कर सकती है, वो आपसे मेंटेनेंस भी मांग सकती है, साइड बाय साइड आपके ऊपर रेप के चार्जेस भी लगा सकती है, विच इज प्योरली अ क्रिमिनल चार्ज। आज जहां आप एक लिटिगेशन से परेशान हैं, कल आप उससे कहीं बड़ी लिटिगेशन में फंस जाएंगे। कभी कभी क्लाइंट्स को ये भी समझाना पड़ता है कि ऐसे केसेस में जहां एक शादी प्रॉपर लीगल तरीके से डिसॉल्व नहीं की गई और उसके रहते हुए आपने दूसरी शादी की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए, तो ये एक ऐसी लिटिगेशन को आप जन्म दे रहे हैं जो आपकी जिंदगी के बाद भी चलेगी, आपके बच्चों के बीच में चलेगी, आपकी दोनों वाइफ्स के इनफैक्ट लीगली कहूँ तो आपकी पहली वाइफ ही आपकी वाइफ होंगी, जो दूसरी आप शादी करेंगे वो तो वॉइड ab initio होंगी, उनका तो कोई स्टेटस ही नहीं होगा। तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, नाइंसाफी होगी। इट इज़ एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड कि आप किसी और को भी एक ऐसे सिनेरियो में छोड़ें। थैंकफुली मेरी बात उनकी समझ में आई। ही अंडरस्टूड कि मैं उनको सिर्फ लीगली प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मैं उन्हें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक प्रैक्टिकल रीजनिंग के साथ उन्हें ये समझा रही हूँ कि फ्यूचर में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आई थिंक एक लॉयर का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है फोरसाइट, और कभी कभी हम शॉर्ट टर्म गोल्स या छोटे बेनिफिट्स के लिए जब अपने क्लाइंट की लीगल स्टैंडिंग को रिस्क पे डाल देते हैं, तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फेलियर मानती हूँ मैं किसी भी लॉयर के लिए। अक्सर हम इमोशनल क्लोजर को लीगल क्लोजर से कंफ्यूज कर देते हैं और गलती वहीं हो जाती है। ऐसे में हम सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को भी क्रिमिनल चार्जेस के लिए एक्सपोज कर देते हैं। मेरा सुझाव हर उस इंसान को यही है जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी के दौरान सेकंड मैरिज करने के बारे में सोच रहा है कि प्लीज़ शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ मत देखें, अपने आप को लॉन्ग टर्म मेंटल पीस दें। पहले अपनी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर लीगल तरीके से क्लोज करें। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वक्त लग रहा है तो प्लीज़ एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ मीडिएशन। आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आप विद इन 6 months अपना डिवोर्स फाइनलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद यू आर फ्री टू मैरी, बिकॉज लीगली स्पीकिंग देयर इज़ नो अदर वे टू गो अबाउट इट। देखिए, अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी सेकंड मैरिज हो रही है और अगर वो रजिस्टर होने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो शादी वैलिड हो गई। बट ऐसा नहीं है। मैरिज रजिस्टर करते वक्त अगर आपने ये फैक्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया कि आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है, तो मैरिज रजिस्टर बेशक हो जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर आप उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज लीगली कोई भी कोर्ट उस शादी को रिकग्नाइज कर ही नहीं सकता।